तो बच्चों जो हमारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था उसको आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। उसमें हम सेक्शन बी कर रहे थे और सेक्शन बी में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सोल्व करा चुके थे। आज हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। और जो भी हमारे न्यू सेशन के बच्चे हैं वो परेशान ना हो। वो आप बच्चे नई नई डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये वाली बुक कराइए। अब सभी बुक पॉसिबल नहीं हो पाएगी इतने जल्द कि आप सोच रहे हो कि भाई सभी बुक एक साथ करते हैं, इतना जल्द नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अगर आप हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं, अगर हमें दिल से समझते हैं, दिल से अपना टीचर समझते हैं, तो हमारी एक बात मानिए कि आप जो ओल्ड लेक्चर है ना सभी चैप्टर्स के उनको देखिए। अगर आपकी सेलिना बुक है तो आपको सभी क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे, बस एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है इसमें, चाहे वो क्लास 10th हो क्लास 9th हो। लेकिन अगर आपकी न्यू बुक भी लग रही है, कोई भी बुक लग रही है आपकी जो भी आप बता रहे हो कि एवरग्रीन वाली इस बार लग रही है, तो उसको भी आप कर सकते हो। तो आप एक बार लेक्चर देखिए तो सही, आप रटिए मत क्वेश्चन। आपको मैं हर एक सोल्यूशन करा दूंगा, आप रट के अपना होमवर्क कर लो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इसलिए अगर आपको अच्छे दिल से सच्चे दिल से पढ़ना है, अच्छे से समझना है चीजों को, तो आप लेक्चर को देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको उसको सोल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। हर एक डाउट आपको क्लियर किया जाएगा। आप कॉन्सेप्ट लेक्चर चाहते हैं तो हमने सेपरेट कॉन्सेप्ट लेक्चर भी डाले हुए हैं। आप कॉन्सेप्ट लेक्चर देखिए, अपने क्वेश्चन सोल्व कीजिए। नहीं हो रहे हैं तो आप जो हमारी सेलिना वाले सॉल्यूशन है उनको देखिए। तो आप थोड़ा सा मेहनत तो करिए, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो बिना देखो एफर्ट डाले तो कुछ भी नहीं होता है, तो आपको एफर्ट तो करना होगा। अब आप सोच रहे हो कि आपको बिल्कुल सेम आपकी बुक का सॉल्यूशन एकदम से मिल जाए, तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अगर अच्छे दिल से सच्चे से स्टार्टिंग से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको देखिए, तो आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन को अपने आप से सोल्व करने के लिए सोचिए, ये मत सोचिए कि हमें सॉल्यूशन मिल जाए। क्वेश्चन वही होते हैं, आप देखिए तो सही। आप देख ही नहीं रहे हो, बस आप सोच रहे हो कि हमारी बुक चले, हमारी बुक चले। तो इस पर डिपेंड मत रहिए कि आपकी बुक कब चलेगी। इसीलिए आप स्टार्टिंग मतलब कर दीजिए। अगर आप स्टार्ट हो गया आपका सिलेबस स्कूल में तो आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। आप ओल्ड लेक्चर से आप पूरी हेल्प ले सकते हो वहां से। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और आपको जैसे भी जितना भी जल्द से जल्द हो सकेगा आपको वो बुक भी प्रिपेयर की जाएगी, जो न्यू बुक हमारी अप्लाई हो रही है एवरग्रीन की। तो उसके बारे में भी हम गाइड करेंगे आपको। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है देखो कि इन द गिवन डायग्राम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो इसका फिगर कुछ इस टाइप से है। इसमें एक क्या है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके अंदर जो फॉर्म हो रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। ये यहाँ पर टेंजेंट, ओके, ये टेंजेंट है हमारा क्यू और ये पी। अब यहाँ पर कह रहा है कि भी दोनों साइड इक्वल, एंड यहाँ पर अगर ये सेंटर है ओ सेंटर अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो ये ज्वाइन हो गया हमारा सिंपल। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर ये एम, अब यहाँ पर क्या है ये 65, तो यहाँ पर क्या है ये 65। ओके, ये पी है, ये ए बी सी, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब ये आपसे कह रहा है कि भाई अगर ये एंगल 65 है और ये 65 है, ये भी 65 होगा। देखो अगर आप सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये डायरेक्ट हमें पता है थ्योरम, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि भाई ये दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं। लेकिन इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंगल ए बी सी। ए बी सी ये वाला एंगल बताइए कितना होगा। तो अगर ये वाला एंगल 65 प्लस 65 130 है, तो इसी का हाफ होगा। कितना होगा, 65 होगा सिंपल, क्योंकि ये सेंटर में बन रहा है एंगल और ये क्या बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। तो बस, तो एंगल जो सेंटर में बनता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, ट्वाइस होता है सरकमफ्रेंस में बनने वाले एंगल के। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये इसमें प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट, तो हम ए एंगल को बोल देंगे भी कितना होगा। लेकिन करना कैसा है, ये एग्जाम में करना है आपको कि भी आपको गिवन लिखना है कि भी इसमें क्या गिवन है कि भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप इसमें दिखा सकते हो कि भी ए बी इक्वल्स टू, हमें ए सी गिवन किया है। आप इसमें बोल सकते हो कि एंगल आपको जो बोल रहा है इसमें एंगल सी ओ एम आपको 65 गिवन किया है। ये आप बता सकते हो ओ एम परपेंडिकुलर ए सी पर गिवन में लिख सकते हो। और फाइंड में तो आपको बोल रहा है, देखो फाइंड में हमें सबसे पहले ए बी सी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या दिखाएंगे कि ए बी सी एंगल कितना होगा 65। तो आप इसको कैसे क्या रीजन दे सकते हो कि भाई एंगल ए ओ सी, ये जो ए ओ सी है ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कह सकते थे कि ये जो ए बी सी होगा ये हाफ ऑफ होगा ए ओ सी का, क्योंकि हाफ इधर लेके आ जाओ आप। ओके, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर एंगल ए बी सी। तो सिंपल ए ओ सी कितना है हमारा, देखो ए ओ सी है हमारा 65 65 130 डिवाइड बाय 2, और ये एंगल ए बी सी। तो ये सिंपल कितना हो जाएगा हमारा 65। ये फर्स्ट वाला एंगल 65 हो गया। सेकंड में क्या एंगल बी ए सी बताइए, बी ए सी बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। कैसे बता सकते हो आप, एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी के लिए आप इस ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल को,
ए बी सी ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 65 है, ये भी 65 होगा क्योंकि इसमें ए बी और ए सी साइड इक्वल है। ये 65, ये 65, 130, तो ये होगा हमारा 50। सिंपल। एंगल्स हम प्रॉपर्टी से कर सकते हो। अगर हम देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा 180। लेकिन आपको एग्जाम में एंगल ए नॉर्मल नहीं लिखना, आपको कंप्लीट बोलना है, इसको बी ए सी बोलो या फिर सी ए बी बोलो। ओके, ऐसी बी को भी आप कंप्लीट नेम दोगे, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट एंगल भी यहाँ पर और भी एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल ए अगर हमें फाइंड करना है, एंगल बी कितना है 65 और एंगल सी भी हमारा 65 होगा। ओके, तो यहाँ पर ये 180, आप क्या कर लोगे भाई, एंगल ए ये 130 और ये 180, तो यहाँ पर एंगल ए कितना हो जाएगा 130 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, तो बस ये करना था इसमें। एंड नेक्स्ट है इसमें सी, कह रहा है कि एंगल बी सी क्यू बताइए कितना है, बी सी क्यू कहाँ पर है, बी सी क्यू, बी सी क्यू ये वाला एंगल देखो, ये क्या है कोड, ये टेंजेंट है, तो कोड और टेंजेंट के बिटवीन बनने वाला एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। ये सभी बातें हमने आपको अपने लेक्चर्स में बताई हैं कि भाई ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इस पर अभी हमने रिसेंट में लेक्चर्स भी डाले हैं। तो अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट लेक्चर चाहिए, फुल लेक्चर चाहिए, तो वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट हम डाल देंगे, वो सभी आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये वाला जो एंगल होगा हमारा डायरेक्टली क्या होगा इसके इक्वल, और ये अभी हमने फाइंड किया था, ये फाइंड किया था हमने कितना, ये 50 फाइंड किया था। अगर ये वाला हमारा देखो बी ए सी अगर 50 तो ये भी 50 होगा, कोड और टेंजेंट के बिटवीन बनने वाला एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 50 डिग्री। तो इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। और इसके हमने प्रूफ भी बताया कि भी ऐसा क्यों होता है, ये सभी हमने एक्सप्लेन किए डिटेल में। तो डिटेल लेक्चर के लिए आपको इसका फुल लेक्चर देखना होगा, तो वो सभी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड की। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन नंबर 7 का। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसी का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा 7 क्वेश्चन का। अब इसी का ही सेकंड पार्ट देखते हैं हम क्या होगा। इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन गिवन की है जिसमें कह रहा है कि राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन रियल नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट भी करना है। तो ये हमने डायरेक्ट आपको बताया था कि ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ चैप्टर्स में तो सिंपल क्वेश्चन आते ही आते हैं कि डायरेक्ट आपको देता है, हाँ ये लेस देन हो जाएगा 8 + 2x। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई x बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पर तो कह रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो इसी को हम रियल नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो भाई इंटीजर्स की फॉर्म में ही लिखेंगे। बात समझ रहे हो। देखो अभी हम इसको करते हैं सॉल्व, क्या होगा। तो इसमें हमने बताया था कि भाई अगर 2 इनइक्वेशंस मतलब इनइक्वालिटीज आ जाएं 2 टाइम्स, जैसे यहाँ पर भी आ रही है यहाँ पर, तो आप इनको इंडिविजुअली, ठीक है, क्या कर लो सोल्व कर लो। कि आप पहले ये वाला पोर्शन ले लो फिर ये वाला। तो इसमें हम -3 + x लेस देन इक्वल्स टू 7x अपॉन 2 + 2 एंड फिर इन दोनों को इक्वल लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 7x अपॉन 2 + 2 और लेस देन 8 + 2x, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, x के लिए सोल्व करना है। तो या तो आप ये कर लो कि इस x को इधर लेके आ जाओ, ऐसा कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अगर -3 या फिर 7/2x को इधर भी लेके आ सकते हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को इधर लेके आ रहे हैं -2 और इस x को इधर लेके आ रहे हैं, ये माइनस का कितना हो जाएगा x। तो इन सभी के रूल्स के लिए आपको हमने बताया था। तो अगर आप न्यू सेशन में, कोई भी बच्चा न्यू सेशन वाला देख रहा है, तो उसके लिए इसको समझना होगा पहले, तभी सभी चीज़ें इसको क्लियर हो जाएंगी। 2x, ठीक है। जितनी सिंपली हम क्वेश्चंस को करते हैं ना, उसके पीछे बहुत कह सकते हो कि हार्ड वर्क छुपा होता है। जब आप इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, आपने इस तरीके के 100+ क्वेश्चंस किए हैं, तब जाकर आपको ये चीज़ें बहुत ही सिंपल लगने लगती हैं और आप इस तरीके से सिंपली इसको क्या करते हो, सोल्व करने लग जाते हो। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तब आपने देखा होगा कि आपसे क्वेश्चन होते नहीं है, आप समझ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे हम, ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो जाएगा 2। तो सिंपल इनइक्वालिटी जो है इसका साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस की वैल्यू थी जो मल्टीप्लाई में थी। ये हमने बताया था आपको कि अगर प्लस की वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड में है और वो दूसरी साइड जा रही है, ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में जा रही है, लेकिन ये प्लस किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो यही रहेगा। तो बस ये आ रहा है हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाली इनइक्वालिटी को, तो इसलिए कहते हैं कि भाई अच्छे से मेहनत कीजिए, स्टार्टिंग से पढ़िए। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ता है ना, उसको क्या बेनिफिट होता है, और जो बच्चे लास्ट डेज में पढ़ते हैं उसको
क्या बेनिफिट नहीं होता। तो जो बच्चे सोचते हैं कि भाई हम लास्ट के मंथ में या फिर कुछ दिनों में तैयारी करते हैं, तो उनकी क्या होती है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको कैलकुलेशन में वीक होते हैं वो। अगर वो कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं ना, तो कैलकुलेशन में भी वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, मिस्टेक करते हैं, कर पाते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है लेकिन वो कर नहीं पाते कंप्लीट क्वेश्चन, मिस्टेक करेंगे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। 8 - 2, 8 - 2 कितना होगा हमारा, 6। 8 - 2 = 6। तो 7x - 4x। तो देखो ये सिंपल सा फंडा है, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भाई जिस चीज़ को आप जितना टाइम दोगे उसमें आप उतना परफेक्ट बनोगे। तो आपने इस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया है, तो आपको उसमें मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे, आपको उतने बेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर 6 × 2 = 12, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, <4। तो बस इसको चेक कर लेते हैं एक बार अगेन, क्योंकि देखो मिस्टेक हो जाती है, और मिस्टेक हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, हमें लगता है कि भाई सही आ रहा है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। -3, यहाँ पर 2 लिखा है, माइनस का 2, ये माइनस का 5 हो गया। ओके करेक्ट है। एक्स प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, ये 2x हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर 5x, ये 2 इधर आकर 10, ये 2 आकर 10 हो जाएगा, और ये 5 डिवाइड में होगा तो 10, ठीक है। x 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू > -2। एंड इसको भी ऐसे ही सोल्व किया हमने, -2x, यहाँ पर इसको सोल्व किया, 2 एलसीएम ले, यहाँ पर 4 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम जा रहा है। 7x - 4x / 2 <6। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x <6 × 12, और 3x < 12, एंड x की वैल्यू होगी 4। ये हो गया। तो ये यही इनक्वालिटी है हमारी कि भी x क्या है, <4 है एंड <2 है। इसी को रिप्रेजेंट करना है आपको रियल नंबर लाइन पर। तो देखो बोल रहा है रियल नंबर लाइन, क्योंकि इसमें सभी नंबर्स आपके इंक्लूड होते हैं, लेकिन अगर x बिलोंग कर रहा है सिर्फ इंटीजर्स से, तो आपको इंटीजर्स ही यहाँ पर इंडिकेट करनी है। ओके कैसे, अब इंटीजर्स में हमने आपको बताया कि भी किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 2 3 4 5 इस टाइप से ले रहे हैं नंबर लाइन, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो -2 पर डार्क सर्कल करना है। क्यों करना डार्क, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन भी है। 1 पर आपको क्या करना है, 1 को आपको इंक्लूड करना, -1 को, क्योंकि -2 के बाद -1 फिर 0, ये इंक्लूड होंगे इसमें। यहाँ पर 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा और 3। अब ये 4 इंक्लूड होगा ही नहीं, और ना ही इस पे हम क्या करेंगे, होलो सर्कल, जैसे हम इसमें होलो सर्कल बना देते हैं, यहाँ पर नहीं बनता, वो सिर्फ रियल वाले पर बनेगा जब हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इससे छोटा तो यही है हमारा 3 3 4, ये मतलब 3 2 1 0 -1 एंड 2, यही इसमें आएंगे हमारे इंटीजर्स में। बस तो ये करना था। तो अगर आपने 4 को भी रिप्रेजेंट कर दिया है, होलो सर्कल बना दिया है उस पर, तो उसमें मार्क्स का भी रहता है कि भी कट भी सकते हैं, नहीं भी। ओके तो उसमें वैसे भी अगर हम होलो सर्कल लेते हैं तो मतलब आप इसको नहीं ले लो, इससे छोटी वैल्यू ले रहे हो, इससे छोटी वाली वैल्यू आप ये लोगे, लेकिन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इसका ये है। ओके तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इसका। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हम आई बटन में डाल देंगे, तो वहाँ से आपको इसके सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे जो भी हमने सोल्व कराया है इसको। ओके और इसका जो पीडीएफ है, इस पेपर का पीडीएफ, अगर आप न्यू सेशन में आप पीडीएफ चाहते हो, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके तो अब देखेंगे इसमें इसका थर्ड पार्ट। तो देखो जो इसमें फिगर गिवन क्या है, इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी वेयर बीसी इज अ पॉइंट ऑन एसी, एसी एसी है हमारे पास, एसी पर क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ ट्रायंगल वेयर बी एंड सी, अच्छा डी इज अ पॉइंट ऑन एसी, एसी पर कौन सा पॉइंट है हमारा, डी है। तो इसमें फिगर में दिख ही रहा है हमें, इस टाइप से मिल रहा है, देखो इस टाइप से फिगर है। यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि एसी पर एक बी पॉइंट है, ये रहा एसी टाइप से है ये। तो यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये सी है, और यहाँ पर ये बी है, और इसी पर पॉइंट है हमारा डी। ओके इस टाइप से फिगर है हमारे पास। अभी कह रहा है कि इसमें बी के कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी, ए एंड डी के कोऑर्डिनेट्स बताने। देखो ए वाई एक्सिस पर आ रही है, और कहाँ कट कर रही है इसको, 6 पर, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू 0 वाई एक्सिस पर, वाई की वैल्यू 6, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,6। तो आपको ए में लिखना था 0,6, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0,6, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है, डी क्या है एक्स एक्सिस पर है, तो इसमें वाई की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी, कहाँ कट कर रहा है -3 पर, पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू। तो अगर आपने इनको आगे पीछे किया है, आपने इनका ऑर्डर चेंज किया, तो भाई आपके मार्क्स कटेंगे इसमें। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू सॉरी, डी कोऑर्डिनेट क्या है हमारा -3,0। तो ये बातें वो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जो इसको क्या करते हैं, बहुत ही कम टाइम में सीखते हैं, या फिर लास्ट टाइम में पेपर्स के एग्जाम के टाइम में
अपनी स्टडी करते हैं सिर्फ, उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और वो ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भी स्टार्टिंग से कीजिए, हर चीज़ को डीपली पढ़िए, तभी आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से और 100+ मार्क्स लाने, आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं, जो भी आपके 100 नंबर्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, तो वो इतना ईजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिस्टेक वो बच्चा भी कर देता है जो पहले से भी आप बहुत ही अच्छे से उसने प्रिपरेशन की है। मिस्टेक से बचने के लिए कंसंट्रेशन बनाए रखिए, मन को शांत रखिए। एग्जाम से पहले बिल्कुल भी ज़्यादा बोलना नहीं है, आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करना, तो बिल्कुल फोकस आपका एग्जाम पर ही होना चाहिए। कुछ भी बातें आनी नहीं चाहिए एग्जाम देते टाइम आपके माइंड में, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हो गया हमारे ए एंड डी। ठीक है, अब कह रहा है कि बी में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसके सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्ट पता ही है क्या होते हैं भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। तो अगर हम इसको जी लेते हैं तो जी के कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे, एक्स की वैल्यू के लिए हम x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, एंड y के लिए भी सेम ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड बाय 3 करते हैं, यही तो करते हैं सिंपल। तो आप इसको फाइंड कर लो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। तो x1 अगर आप इसको x1 y1, इसमें जो c पॉइंट है हमारा x2 y2 ले रहे हो आप इसको, या फिर b को ले लो, किसी को भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किधर से भी स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो x1 y1, यहाँ पर इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x3 y3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसको आप x1 y1 ले रहे हो, किसको x2 y2 ले रहे हो, x3 y3 ले रहे हो। अब इसको आप सोल्व कर लो। देखो अगर आप x1 इसको मान रहे हो -4, फिर ये प्लस x2 किसको मान रहे हो +4, फिर प्लस x3 किसको मान रहे हो 0 को, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर y1 किसको मान रहे हो -2, y2 किसको मान रहे हो आप y2, फिर अगेन माइनस है। अगर देखो या तो आप इसे इस टाइप से लिख सकते हो, प्लस लिखो फिर माइनस लिखो, और फिर y3 कितना है हमारा 6, या फिर डायरेक्ट भी आप यहाँ पर माइनस लगा सकते थे कि -4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, -4 + 4 0 हो गया, 0/3 0 ही मिलेगा। यहाँ पर इसको सोल्व करो, -2 -4 -6 + 6 ये भी 0 हो गया। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे 0,0 आ रहे हैं, बस ये होता है इसमें। तो इसे अगेन चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि मिस्टेक बहुत जल्दी होती है, ऐसा आंसर आ जाएगा हमें लगेगा कि सही आ रहा है, तो क्या है सही है। एक बार अगेन चेक करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0,6 होंगे, ठीक है बात है। यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट जिसने बोले ये -4, -2, बी के कोऑर्डिनेट 4, -4 है ही हमारे पास। तो अगर हम इसको चेक करते हैं x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू +4, ठीक है कैंसिल हो जाएगा 0, ठीक है 0 आ रहा है। y1 की वैल्यू -2, फिर y2 की वैल्यू -4, तो -4 भी 6, ठीक है करेक्ट है। तो 0,0 इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे। ओके, तो बी में इसका आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट 0,0 मींस ओरिजिन इसका सेंट्रोइड आ रहा है। इफ डी डिवाइड्स AC, अगर ये जो डी है ये डिवाइड कर रहा है AC को किस रेशियो में, k/1 में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो A C को कौन डिवाइड कर रहा है, D, तो A से C की तरफ भी रेशियो लेंगे। तो पहले अगर इसने देखो A से C की तरफ बोला, आप A से C की तरफ बनाओ, D पॉइंट यहाँ पर बनाओ। ओके, A से C की तरफ जो रेशियो है वो k/1 है, तो आप समझ रहे हो कि ये वाला k और ये 1 है, इसे k1 मत लेट कर लेना, गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई थी जब हम आपको करा रहे थे अभी एग्जाम में, कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट वीडियो डाल रहे थे, इस पर समझा रहे थे कि इस टाइप से ही इसको लेना है। जिसने रिवीजन लेक्चर देखा होगा, कंप्लीट लेक्चर देखा होगा और हमारी बात को अच्छे से सुना होगा, उसने कभी मिस्टेक नहीं की होगी इसमें। तो देखो सी, मतलब सी वाला जो पार्ट है इसमें कह रहा है कि भी क्या बताना आपको, के की वैल्यू बतानी। तो सिंपल देखो यहाँ पर हम ए ले रहे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0,6, यहाँ पर हम सी ले रहे हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -4, -2, डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है क्या है -3,0, आपके पास क्या है के और 1। तो देखो अगर हमें रेशियो फाइंड करना होता है तो आप दोनों में से बीच में जो भी वैल्यू होती है उसमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, या तो एक्स या वाई। अगर एक्स गिवन है और वाई दोनों ही गिवन है तो कोई भी एक वैल्यू लेंगे, तो हम लेंगे ये वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि 0 से कैलकुलेशन हो जाएगी इजी। इसको लेट कर लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2। तो अगर हम इसको m1 लेट कर रहे हैं और इसको m2 लेट कर रहे हैं तो होगा क्या भाई, होगा ये कि y इज इक्वल्स टू, अगर y वाले से हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं y वैल्यू से, तो m1 y2 ये होता है फॉर्मूला हमारा, सेक्शन फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू क्या है 0 है, इक्वल्स टू में m1 क्या है k, कि y2 की वैल्यू क्या है -2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारा m1 प्लस m2 k+1। अभी जो k+1 इधर आकर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर -2k
प्लस 6, ये 6 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पर हो गया माइनस का 2k, और ये माइनस का 2k जो होगा इधर जाएगा हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, 2 से डिवाइड करो 6 को तो 3 आएगा। और याद रखना रेशियो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि हम इंटरनली डिवाइड का केस करते हैं क्लास 10th में, एक्सटर्नली में माइनस आ जाता है लेकिन वो हमें नहीं करना। तो यहाँ पर क्या है 3, के की वैल्यू आ रही है 3, तो यही वैल्यू होगी हमारी के की। ओके, अब ये करेक्ट है या नहीं है, आप इस के की वैल्यू को लेकर 3:1 को लेकर आप इसे फाइंड करके देख लो सेम आएगा, या फिर इसको अगेन चेक कर लो आप, ठीक है, कि ये हमारा रेशियो सही आ रहा है नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है के की 3। ओके, तो अगेन चेक कर लेते हैं इसको भी, अगर मिस्टेक तो नहीं है। तो y की वैल्यू 0 ली हमने, ठीक है, m1 क्या लिया हमने a, y2 क्या लिया -2 प्लस m2 क्या लिया 1 एंड y1 क्या लिया हमने 6। क्योंकि वैल्यू रखने में भी मिस्टेक हो जाती है हमसे, कि बाय मिस्टेक हम क्या कर लेते हैं वैल्यू ही चेंज कर लेते हैं, वैल्यू अलग ले लेते हैं, तो उसमें काफ़ी मिस्टेक होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है एग्जाम के टाइम में। तो सी वाली वैल्यू में मतलब सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू होगी 3, तो ये आ रही है हमारी के की वैल्यू 3। ओके, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी डी। बी डी जो लाइन है ना हमारी, उसकी इक्वेशन बताओ आप कितनी होगी। बी डी लाइन की इक्वेशन, बी डी लाइन कहाँ है, ये रही हमारी बी डी लाइन। इसकी इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, तो भाई ये तो सिंपल हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, डी भी है हमारे पास -3, 0, बी है हमारे पास 4, -4, तो भाई इसकी इक्वेशन के लिए हम या तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो, या फिर पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। y2 देखो, अगर आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेट कर रहे हो, आप इसको x2 y2 इसको x1 y1 भी लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। y2 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 4, फिर माइनस, फिर x1 की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ आ रहा है माइनस का 4 और यहाँ पर आ रहा है 7, ये आ रही है वैल्यू। तो इसको अगेन चेक कर लेते हैं कि भाई y2 - y1 किया तो -4 - 0 माइनस का 4 आएगा, x2 - x1 किया 4 माइनस ऑफ -3 प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये आ रही है वैल्यू हमारी -4/7। तो अब हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी क्या हो जाएगी हमारी। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, y - y1, ये आपको बताया था कि भाई ये जो आपका स्लोप वाला फॉर्मूला होता है ना, इसी में ये जो x2 - x1 इधर आ जाता है, और x2 और y2 को हम जनरल पॉइंट x और y ले लेते हैं बस। तो अगर हम इसकी जगह y लें और इसकी जगह x लें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y - y1, और m के साथ क्या मल्टीप्लाई होगी, x वाली वैल्यू। तो इसको याद रखने के लिए कि भाई कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर x - x1 आएगा, ये यहाँ पर आएगा x - x1, तो आप कैसे याद रख सकते हो, स्लोप का फॉर्मूला में याद रहता है कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो x वाली वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई, m के साथ, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा x - x1 की इक्वेशन है। y माइनस, अब y1 किसको लेंगे हम, जैसे ये वाली वैल्यू हमारी y1, तो कितनी हो जाएगी हमारी 0 इक्वल्स टू m की वैल्यू -4/7, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, x की वैल्यू क्या लेंगे हम, x1 की वैल्यू लेंगे -3, तो x माइनस, फिर यहाँ पर अगेन माइनस है तो हो जाएगी प्लस की वैल्यू। ओके, अब यहाँ 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y -0 तो y होगा, अब 7 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y, यहाँ पर है माइनस का 4 और x + 3, यहाँ पर हो जाएगा 7y, यहाँ पर माइनस का 4x और -4 3 × 12, बस ये इक्वेशन हो जाएगी 4x + 7y इक्वल्स टू में -12। ऐसे छोड़ सकते हो आप इसे, इस 12 को भी इधर लेके आ सकते हो, इक्वल्स टू में 0 कर सकते हो। तो आपने जैसे भी इसको छोड़ा है, यहाँ पर भी अगर रखते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर पूरे मिलेंगे। यहाँ तक अगर आपने फिर भी सही है, -12 को इधर लेके आ गए, सभी वैल्यूज को आप राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हो, तो भी आंसर करेक्ट है। तो अगर आपने यहाँ तक सोल्व कर दिया तो बिल्कुल आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया इसका कंप्लीट थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 ही चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 काफी लॉन्ग भी है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द पोलिनोमियल दिस, ये कह रहा है कि जो पोलिनोमियल हैज x - 1 इज द फैक्टर, x - 1 इसका फैक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आप k की वैल्यू बताइए। हेंस फैक्टराइज द रिजल्टिंग पोलिनोमियल कंप्लीटली। देखो लॉन्ग कर दिया क्वेश्चन, ये नीचे वाले क्वेश्चन तो काफी लॉन्ग आ रहे हैं, तो अगर आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए तो ज्यादा ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको टाइम नहीं लगा होगा इन क्वेश्चन को करने में, यहाँ पर लग रहा है टाइम क्वेश्चन को करने में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो ये भी लॉन्ग ही बन जाएगा हमारा, कैसे, क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास है 3x³ + 8x² और -15x एंड +k।
ये हमारे पास ये कह रहा है कि इसका फैक्टर क्या है x माइनस वन, मीन्स कि x माइनस वन इसे कंप्लीट डिवाइड कर देगा और x माइनस वन से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा जीरो। तो भाई हम क्या करते हैं रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग कि आप क्या करते हो, जो डिवाइजर होता है इसको जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इस एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, पोलिनोमियल में। एक्स की वैल्यू आ रही है वन, तो प्लस एट और यहाँ वन और यहाँ पर स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 15 और वन और यहाँ पर आ जाएगा के इक्वल्स टू में आ जाएगा जीरो। ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है इसमें सिंपल, अब हमारे क्या हो जाएगा वन का क्यूब वन और ये थ्री हो गया, ये वन का स्क्वायर ये एट हो गया, माइनस 15 हो गया प्लस के इक्वल्स टू में जीरो हो गया। एंड यहाँ पर कितना हो गया थ्री प्लस एट कितना हो गया 11 माइनस 15 प्लस के इक्वल्स टू में जीरो। यहाँ पर क्या करेंगे माइनस फोर प्लस के इक्वल्स टू में जीरो, ये माइनस फोर आ रहा है तो इधर आकर हो जाएगा प्लस फोर। बस ये सिंपल के की वैल्यू आ रही है इसमें फोर। के की वैल्यू तो मिल गई हमें। अब ये कह रहा है कि जो पोलिनोमियल मिला ना इसको कंप्लीट फैक्टराइज करो। कैसे करेंगे कि भी हम के प्लेस पर क्या रखेंगे, के प्लेस पर पुट करेंगे हम फोर, ठीक है। हम के की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, कंप्लीट पोलिनोमियल हो गया। अब इसे अब हम इसको डिवाइड करेंगे ना एक्स माइनस वन से, तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड करते हैं हम, कैसे कि भी इसको थ्री एक्स क्यूब बनाना है तो हम क्या करेंगे इसमें थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा। एंड ये माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, ये सभी चीज हमने डिटेल में बताई है आपको। तो यहाँ पर प्लस प्लस कितना हो जाएगा हमारा इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस में फिफ्टीन एक्स प्लस फोर, और यहाँ पर क्या करेंगे हम प्लस इलेवन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हो जाएगा प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा इलेवन एक्स होगा। यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल करेंगे, देखो प्लस माइनस कितना आ रहा है माइनस का फोर एक्स आएगा हमारा, और ये आ रहा है प्लस का फोर। अब हम क्या करेंगे माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो हमारा ये माइनस फोर एक्स और यहाँ पर ये प्लस फोर, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल ये जीरो, ये हो गया। अब इसको अगेन फैक्टराइज कर देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस फोर को, थ्री फोर से ट्वेल्व, ट्वेल्व के फैक्टर माइनस करने पर इलेवन आए तो हम क्या कर सकते हैं इसको ट्वेल्व एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर, यहाँ पर कितना हो गया थ्री एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस थ्री फोर से ट्वेल्व, माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस फोर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये एक्स प्लस फोर और यहाँ पर ये थ्री एक्स माइनस वन। एक्स प्लस फोर थ्री एक्स माइनस वन, टू फैक्टर्स ये हो गए, एक फैक्टर इसने पहले से हमारे पास है एक्स माइनस वन एक्स प्लस फोर और ये थ्री एक्स माइनस वन। अब इन फैक्टर्स को अगर आपने आगे पीछे लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन है, यही हमारा आंसर होगा फाइनल। ओके, ये हो गया हमारा एट का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसमें एट का ही सेकंड पार्ट है हमारे पास। देखो सेकंड में इसने प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन गिवन किया कि द फॉलोइंग लेटर्स ए डी एम एन ओ एस यू वाई ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन ऑन ए सेपरेट कार्ड्स। तो ये हमारे पास लेटर्स क्या है ए डी एम एन ओ एस यू एंड वाई, ये लेटर्स हैं। अब ये कह रहा है कि इनको कार्ड्स पर रखा गया था, कार्ड्स आर वेल सफल एंड वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम इन द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ लेटर ऑफ वर्ड। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। फर्स्ट में क्या कि भाई कोई कौन से लेटर आए एम ओ एन डी ए वाई, इसका कोई भी लेटर आ जाए तो एम आ रहा है यस एम आ रहा है, ओ आ रहा है यस ओ आ रहा है, एन आ रहा है एन भी आ रहा है, डी आ रहा है यस डी भी आ रहा है, ए आ रहा है यस ए भी आ रहा है, तो सारे आ रहे हैं इसमें एम ओ एन डी ए वाई। तो भाई इसमें कितने हैं ये थ्री और थ्री सिक्स, टोटली कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये टोटल एट है हमारे। ओके तो टोटल एट है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा टू से कैंसिल करेंगे, टू थ्री से टू फोर तो थ्री बाय फोर। अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विच डज नॉट अपेयर इन मंडे, मंडे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको छोड़कर, ठीक है, तो अगर हम इसको ई मानते हैं, मतलब इसको इवेंट मानते हैं ई, इसी का ई डैश आपको बताना है कि भाई इसको छोड़कर कोई भी आ जाए हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश नॉट एन इवेंट कितना हो जाएगा, आप वन में से माइनस कर दो या फिर इसको छोड़कर दो ही तो लेटर बचते हैं, टू अपॉन एट कर लो आंसर, तो फिर भी हमारा वन अपॉन फोर आना है, वन में से माइनस कर लेते हैं फिर भी हमारा वन अपॉन फोर आता। विच अपेयर्स बोथ इन संडे एंड मंडे, जो दोनों में दिखे संडे में भी और मंडे में भी। तो भी लेटर्स देखो संडे और मंडे में कौन कौन से दिख रहे हैं। संडे में एस यू एन डी ए वाई ये आ गए, और मंडे में सारे आ रहे हैं, बस यू नहीं आ रहा, देखो यू आ तो रहा है, यू आ रहा है संडे में, एस यू एन डी ए वाई ये भी आ गया हमारा, एम ओ एन डी ए वाई सारे लेटर्स आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी वन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी वन, क्योंकि एट अपॉन एट कितना हो जाएगा हमारा वन आ जाएगा, सिंपल। तो ये इसमें करना था आपको। ओके तो
इसमें क्योंकि इसमें कहा ना कि बोथ इन संडे एंड मंडे, अगर एंड कहता तो हम कह रहे हैं कि कॉमन वाले लेते हैं, कॉमन वाला केस, लेकिन इसमें कहा कि दोनों दिखे हैं, विच अपेयर्स बोथ इन संडे एंड मंडे, जो दोनों में दिख रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, यूनियन ही लेनी है इसमें। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखो मेंसुरेशन का कितना खतरनाक क्वेश्चन बनाया इन्होंने, कहा कि भी ऑयल इज स्टोर्ड इन स्फेरिकल वेसल, तो इसीलिए कहते हैं कि भी क्वेश्चन रटो मत, अगर आपने रटा तो आप कर ही नहीं पाओगे। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देते हैं, उसमें से क्वेश्चन लगता ही नहीं, क्यों क्यों नहीं लगता? क्योंकि भाई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बनते हैं, रटने पर नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर आपने 100 कर लिए, 200 सीरीज कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, कुछ भी बेनिफिट नहीं देगा, सिर्फ अगर आपने उससे कॉन्सेप्ट सीखा है तो बेनिफिट मिलेगा। आप सोच रहे हो कि भाई मैं 200 400 1000 500 क्वेश्चन कर लूँ, वही उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाता ही नहीं है कि भाई ऐसे बना देगा, वो नई डिजिट डालेगा, नया कॉन्सेप्ट डालेगा। तो इसलिए रटे ना, समझें। ओके, तो अब इसमें देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का ही थर्ड पार्ट है हमारा। तो इसमें कह रहा है कि ऑयल इज स्टोर्ड इन स्पेरिकल वेसल ऑक्यूपाइंग 3/4 ऑफ इट्स फुली कैपेसिटी। ऑयल रखा गया है किसमें, एक स्पेरिकल वेसल में, लेकिन ये कितना फिल है, अपनी फुल क्वांटिटी का सिर्फ 3/4 ही फिल है ऑयल से। अब कह रहा है कि रेडियस ऑफ दिस स्पेरिकल वेसल, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ दिस स्पेरिकल वेसल इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस है, डायमीटर नहीं है। This oil is then poured into a cylindrical vessel with a radius 21 सेंटीमीटर। अगर इस ऑयल को इसमें से इस सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया जाए, अब ये कह रहा है कि जब ये ऑयल इसमें फिल हो जाएगा तो ये कितनी हाइट तक फिल होगा, ठीक है। जिसकी रेडियस दे रखी है सिलेंड्रिकल वेसल विद रेडियस कितनी है इसकी, उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ऑयल इन दिस सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल में कितनी हाइट तक जाएगा ऑयल जब इसमें फिल कर देंगे। सिलेंड्रिकल वेसल की हाइट टोटल नहीं बतानी, जहां तक इसमें ऑयल फिल होगा वो हाइट बतानी है। तो कह रहा है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर में आपको इसका आंसर देना है। टेक पाई इज इक्वल्स टू क्या करना है, 22/7। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, मैं 22/7 बस। अब जिसे कॉन्सेप्ट पता है वो बिल्कुल आसानी से कर सकता है, क्योंकि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किए कि भाई इसकी वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल रखो, लेकिन इसकी वॉल्यूम किस तरीके से इसकी वॉल्यूम के इक्वल रखेंगे, यहाँ पर ये बात आती है। हम लेट कर लेते हैं कि भाई इसकी रेडियस क्या है, हमारी कैपिटल आर है स्फीयर की रेडियस, और वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी रेडियस, हमारी जो सिलेंड्रिकल वेसल है, इसकी रेडियस हम लेट कर लेते हैं 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर आर की वैल्यू। हाइट क्या है इसकी हमें बतानी है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसकी जो वॉल्यूम होती है, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होती है, इसमें कैपिटल आर लेंगे। और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर है। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो टोटल इसकी वॉल्यूम है, इसका कितना पार्ट है, 3/4 पार्ट है। इसी का ही कितना है हमारा, 3/4 पार्ट है। अगर ये, तो हम क्या करेंगे, इसी का 3/4 पार्ट ले लेंगे, तो हम इसी का ही क्या कर लेंगे, 3/4 पार्ट लेंगे। तो इस वॉल्यूम का 3/4 पार्ट किसके इक्वल होगा, इस सिलेंडर में आने वाला जो ऑयल है अप टू हाइट एच तक, उसकी वॉल्यूम की। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है। बस ये करना था इसमें। तो जिस बच्चे ने ये किया वो इस चीज को समझ गया, तो भाई उसका करेक्ट है। तो अब देखेंगे इसमें हम क्या, इसको कैंसिल करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर बच रहा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर और क्यूब और पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो रहा है, पाई का तो यहाँ रोल ही नहीं है। जिस बच्चे ने पाई को रख के सोल्व किया होगा उसने बहुत ज्यादा लेंथी बना दिया होगा क्वेश्चन। वैसे मोस्टली बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होगा, ऐसा लग रहा है। तो आप बताइए कि भी आपने ये वाला अटेम्प्ट किया है नहीं किया। तो यहाँ पर करेंगे हम आर क्यूब और इक्वल्स टू में आर स्क्वायर एच। ओके, अब कैपिटल आर की वैल्यू तो है हमारे पास 28, और इसका क्या करना है, क्यूब करना है। इक्वल्स टू आर की वैल्यू है हमारे पास 21, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और हाइट आपको फाइंड करनी है। अब इसे सोल्व कैसे करोगे, क्या 28 का क्यूब करोगे, बिल्कुल नहीं करना, गंदी बात है ये तो हमने आपको बताया था कि कैलकुलेशन ना बिल्कुल लास्ट में करनी है, जहां में फाइनल आंसर चाहिए। अभी 21 है, इसको नीचे लेके आओगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर है। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो ना आराम से। 7 4 से कितने होते हैं, 28 होते हैं, 7 3 से 21, ऐसे 7 से कैंसिल कर लो, 7 4 और 7 3 जा। अब देखो कितना ईजी हो गया। अब आप इजीली इसके क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। करो कैलकुलेशन, 4 4 से 16 और 16 को 28 से कर लो, 3 3 से 9 कर लो, इसका आंसर फिर नियर बाय कितना आ रहा है। तो देखो आप इसका आंसर कितना आ रहा है। तो अगर हम इसमें देखें 16 × 28 और अपॉन में 3 3 से 9, तो नियरेस्ट में इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसे पता था कि भी आंसर डेसिमल में आने वाला है इसका। तो डेसिमल में कितना आंसर आ रहा है अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, देखो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, पहले तो हम 16 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ रहा है वैसे 16 2 जा 32, या फिर इसे 30 लेते हैं हम, तो इसमें 480 और
32 माइनस कर लेते, इसका आंसर कितना आ जाता, 10 में से 2 8 और 7 में से 3 4, ये आता 348। वैसे ये आता है इसका आंसर 348। अगर हम 28 से 348 ही आ रहा है, 448 आ रहा है, तो वो माइनस कर रहे हैं ना हम इसमें 16 इंटू, इसको माइनस किया था यहाँ 4 ही मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ तो आपको सिंपल क्या हो गया 448, तो 448 और डिवाइड बाय 9 करेंगे आप इसको, तो कितना हो जाएगा। अब इसमें देखो कितना हो रहा है, 9 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है नियर बाय, 9 4 जा कितने होते हैं 36, क्योंकि 9 5 45, इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। फिर कितना बचेगा आपका 4 और 4 8 88, फिर 9 9 जा 81 लेंगे हम, फिर 9 9 से क्या लेंगे हम 81। ओके 9 9 से 81 लोगे आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और फिर यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे 81, फिर 7 आ रहा है, तो फिर 6 टाइम्स में मतलब आपको लेना पड़ेगा, 6 7 जा कितना होता है 63, तो मीन्स 49.7 समथिंग की वैल्यू आ रही है, तो इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर लेंगे, इसकी वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है, तो ये वाली वैल्यू हम किसके नियर बाय ले लेंगे 49 से नेक्स्ट वाली वैल्यू 50 के नियर बाय, तो ये इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। आपने क्या लगाया इसका, तो अगर आपने इसका 49 लगाया तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, 50 लगाना था इसमें, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। ओके, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, और इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि द फिगर शोज अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर विद ओ एज एट सेंटर, द डायमीटर ए बी प्रोड्यूस मीट्स द टेंजेंट पी क्यू। तो ये हमारा वही है टेंजेंट और कोड वाली जो प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड में जो हमने किया था। तो देखो सिंपल, अगर बच्चा इसको समझ गया भी टेंजेंट और इंटरसेक्टिंग कोड वाली प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल आसानी से इसको कर सकता है डायरेक्ट लिखकर, पी क्यू, यहाँ पर क्या है हमारे पास ए, यहाँ पर ओ और यहाँ पर बी। क्यों, क्योंकि अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं और इसे ज्वाइन करते हैं, तो ये जो बड़ा ट्रायंगल होता है और ये जो छोटा ट्रायंगल होता है, ये सिमिलर हो जाते हैं हमारे, और सिमिलर हो जाते हैं, तो ये जो टेंजेंट है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बड़ी वाली साइड और छोटी वाली साइड के मल्टीप्लाई के, ए पी इंटू बी पी के। बस यही होता है, ये अगर बच्चे ने समझ लिया तो वो इतना सोचना ही नहीं है, ऐसे डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाएगा। कैसे, कह रहा है कि मीट्स द टेंजेंट पी क्यू, इसमें रेडियस कितनी गिवन की है 9, तो ये 9 है, ये भी 9 होगा। पी ए की वैल्यू गिवन की है, ई से ए तक हमारी टोटल वैल्यू 24 है, तो अगर टोटल वैल्यू 24 है तो ये 9 और 9 18, 18 इसमें से माइनस कर दो, ये 6 बचेगा। सही बात है, 9 9 18, 18 में माइनस करेंगे 24 में से 6 बचेगा, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ ही तो बोल रहा है, फाइंड करने के लिए कर दो। ए पी की वैल्यू 24, बी बी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, पी क्यू कितना हो जाएगा रूट में 24 इंटू 6, सोल्व कर लो आप इसको, इसे लिख सकते हो आप 4 6 है 24, 6 बाहर ले लेंगे, यहाँ से 2 बाहर लेंगे हम, तो यहाँ पर 2 और ये 6, तो हो जाएगा इसका आंसर 12 सेंटीमीटर। तो बस 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। बस ये कर देते हैं ना अगर आप इतना सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर कि भी प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट एंड कोड, तो सिंपली क्या हो जाता है, ये आपका मार्क्स मिल जाते हैं इसमें आपको। तो अब देखते हैं इसमें इसी का ही सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का ही क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है। तो इसमें कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता इन्वेस्ट 33,000 इन बाइंग 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट 10% प्रीमियम, द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 12%, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स एंड हिज एनुअल डिविडेंड। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है हमारा शेयर एंड डिविडेंड का। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लग रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं इसमें थर्ड वाला पार्ट, कह रहा है कि भी मिस्टर गुप्ता इन्वेस्ट 33,000, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कितनी है उनकी 33,000, कितने शेयर्स खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स है अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता हमें, ये कह रहा है कि भाई नॉमिनल वैल्यू है शेयर की, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, नॉमिनल वैल्यू है कितनी है 100 रुपीज का शेयर है, कितने रुपए चल रहा है 10% प्रीमियम पर चल रहा है, तो भाई इसका 10% 10 ही आएगा, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, मार्केट वैल्यू हो जाएगी 110, क्योंकि इसका 10% निकालोगे आप कितना आएगा 10 आएगा, 10 और ऐड कर दो इसमें, तो ये 110 पर चल रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई अगर ये डिविडेंड कितना देता है, रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास 12%, तो सबसे पहले आपको बताना है कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स, सिंपल है भाई, नंबर ऑफ शेयर्स बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स बताने के लिए टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसको मार्केट वैल्यू पर इसने खरीदे होंगे, तो मार्केट वैल्यू से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 11 से इसको डिवाइड कर दो,
11 थ्री जा, तो ये आ गया हमारे 300 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 300। अब ये कह रहा है कि भी इसका डिविडेंड भी बताओ, या एनुअल इनकम बोले डिविडेंड बताए, तो भाई डिविडेंड कितना हो जाएगा हमारा, ये क्या होता है नंबर ऑफ शेयर रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू, तो आप कर दो इसको मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ शेयर्स कितने 300, डिविडेंड परसेंट है हमारे पास 12%, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, नॉमिनल वैल्यू है 100। ओके 100 से 100 कैंसिल कर दो, 12 3 का कितना आ रहा है 36, तो 3600 रुपीज क्या हो जाएगा इसका डिविडेंड हो जाएगा। सिंपल ही हो गया इसका नाइन्थ का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। अब देखो सिंपल इसमें अगर हम इसका सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं, सेकंड है थर्ड है, ये थर्ड है इसका, नाइन्थ का थर्ड। तो इसमें आपको क्या करना होगा, कर्व ड्रॉ करना है और आपको बतानी है इसमें वैल्यू ऑफ मीडियन। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपली भाई आपको ग्राफ पर ड्रॉ करने, ग्राफ पर ड्रॉ करते ओगी कब बना लेते हैं इसमें, और आप कमेंट करके बताना कि भी इसके आपके आंसर्स क्या क्या आए हैं, तो फिर आपको बताएंगे भी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि अभी हमने सोल्व नहीं किया इसे, तो इसको सोल्व कर लेंगे क्योंकि इसे ग्राफ पर ही करना पड़ेगा। इससे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आप बताना कि आपके आंसर्स क्या रहे, तो फिर हम इसमें देखेंगे भी आंसर्स का करेक्ट क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे हम 10th, तो 10th का ही फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि रोहन बोर्ड द फॉलोइंग ईटेबल्स ऑफ हिज ईटेबल्स फॉर हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है कि उसने क्या क्या लिए हैं, लड्डू एंड पेस्ट्रीज लिए हैं। तो बस आपको क्या करना है, टोटल जीएसटी पेड बताना, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसे तो आपने सिंपली कर लिया होगा। अब देखेंगे इसमें हम, इसमें प्राइस दे रखा है 500, और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी भी है हमारे पास कितने 2 kg ली है उसने। तो यहाँ पर 100 रुपीज पर पीस, और कितने पीस लिए हैं 12 पीस लिए हैं। तो भाई टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना प्राइस हो जाएगा 2 kg का 100 रुपीज और 1000 रुपीज, और यहाँ पर जो प्राइस हो जाएगा टोटल हमारा वो कितना हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पीस लिए तो 1200 रुपीज। अब इसमें अगर आपको सिर्फ जीएसटी पेड बताना तो भी इसी का निकालो आप कितना 5%, 1000 का 5% निकालोगे आप कितना आएगा, 1000 का 5% आ रहा है हमारा 50 रुपीज। तो इस पर आप ये जीएसटी पे किया होगा इसने। एंड 1200 का कितना परसेंट, 18% आपको फाइंड करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ये आ रहा है हमारा। ठीक है 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है ये 216 रुपये इसमें। तो टोटल जीएसटी कितना पे किया इसने, इन दोनों को ऐड करो 6 और 5 और 1 6, और ये सही है 266 रुपीज। ओके तो इतना टोटल जीएसटी पे किया होगा। अब इसका अमाउंट ऑफ बिल कितना बना होगा भाई, टोटल प्राइस ये, इसको ऐड कर लो कितना आ रहा है हमारा ये 2200, और 2200 में कितना ऐड कर लो 266 ऐड कर लो, यही हमारा कितना आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा 2466, मतलब 2466 रुपीज। बस इसका बी वाले पार्ट का ये आंसर होना चाहिए, तो आप मैच कर सकते हो इसको। अब देखो इसमें सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है कि इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का रिलेशन देखो क्या होता है। तो बस आप इसमें से स्लोप को कंपेयर करो, और स्लोप कैसे कंपेयर करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके के की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, आप y को अकेला छोड़ो, देखो y माइनस में इधर आकर कर दो, प्लस में कर दो। अब y इधर है या ये वाली वैल्यू लेफ्ट है राइट है, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एक ही बात है। y इक्वल्स टू एम एक्स, मतलब x के साथ जो वैल्यू होगी वो k की m की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर m1 क्या होगा हमारे लिए k। यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से सेपरेट डिवाइड करेंगे सभी को, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो k की m की वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 3। और m1 और m2 अगर ये क्या है परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन हमारा क्या होगा m1 और m2 क्या होगा -1, तो m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 3 इक्वल्स टू -1, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, सिंपल यहाँ पर आएगी हमारी k की वैल्यू -1/3। बस ये करना था, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी का बी पार्ट है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो आप क्या करो, जो भी हमारे पास लाइन है उससे पहले एक स्लोप फाइंड करो, वही हमारा पैरेलल लाइन का भी स्लोप होगा। तो अगर हमारे पास लाइन है हमारे पास ये 2y इक्वल्स टू 6x प्लस 7, इसी का स्लोप अभी हमने निकाला, कितना आ रहा था इसका स्लोप, इसका स्लोप आ रहा है 3, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब पॉइंट है हमारे पास कितना -1,1, इक्वेशन निकालनी है अगर हमें, तो क्या होती है इक्वेशन, अभी हमने बात की थी इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल्स टू में m x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारी, स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y1 ये y1 होगा, तो 1 रखेंगे यहाँ पर, m की वैल्यू 3, x माइनस x1 फिर अगेन -1, तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर ये y -1 और यहाँ पर ये 3x प्लस 3। ओके तो अब ये वाली वैल्यू इधर लेके आएंगे हम, तो ये 3x ये -y
और -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1 तो +4, तो बस ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी सिंपली हमारी। तो ये करना था आपको बी वाले पार्ट में। लेकिन ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा बेस्ट थे इनसे। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि यूज रूलर एंड कंपास टू आंसर दिस क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करना है, वेयर ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है। तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है, यहाँ पर एंगल बनाना है। हाँ, तो कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो सिंपल से क्वेश्चन है, वही हमारे लोकस से क्वेश्चन आया है हमारा। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं भाई, 10th का जो थर्ड पार्ट है इसमें सिंपल हम क्या करते हैं कि रूलर और कंपास की हेल्प से पहले आपको एंगल बनाना है कितना, बी पर 90 डिग्री। अगर आपको बी पर 90 बनाना है तो पहले आपको बी पॉइंट भी चाहिए। तो बी पॉइंट दोनों लाइन में है, ए बी में भी है और बी सी में भी है। तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने ए बी लेट की यहाँ पर ए बी, लेकिन आप बी इधर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मान लेते हैं ए बी हमने इस टाइप से ड्रॉ किया, या फिर बी सी कर लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 6 सेंटीमीटर ड्रॉ की, बी पर आपने 90 बनाया, आपको पता है अभी कैसे बनता है 90, इस तरीके से आर्क लगाते हैं। यहाँ पर आपने बी सी को 8 बोल दिया, बी सी को आपने बोल दिया 8 सेंटीमीटर पर कट लेट कर लिया आपने। फिर कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर हो उसके क्या बताना है, लोकस। तो अगर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे करना है तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं आप इस तरीके से, यहाँ से आर्क लगाकर, यहाँ से आर्क लगाकर, इधर से आर्क लगाकर, ठीक है। तो ये जो हमारे क्या होती है लाइन एल होती है, ये क्या होती है, किसकी लोकस होती है, बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा उसके लिए। मार्क द पॉइंट विच सेटिस्फाई द बोथ कंडीशन ए एंड बी, जो ए और बी दोनों कंडीशन को करे, लेकिन बी वाली कंडीशन कह रहा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से भी। तो इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या होता, तो दोनों ही कंडीशन से, दोनों कंडीशन को फुलफिल करता। कैसे, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पर होता और इन दोनों से भी, ए और बी से भी और बी और सी से भी। ये कह रहा है कि इसको मार्क करो क्या, ओ, इसको पॉइंट को ओ मार्क करो एंड कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स कीपिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस ओ ए। फिक्स्ड डिस्टेंस कितना होना चाहिए हमारा, ओ ए, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ओ। तो लोकस अगर हम फिक्स्ड पॉइंट ये लेना है कि भाई ये जो डिस्टेंस है फिक्स रहे, तो भाई ये आपको इतना रेडियस लेकर आपको कंपास को इतना ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ करना था, ठीक है। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा करके। तो यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पर होता है, यहाँ पर कट करता है और यहाँ पर इसको भी टच करता है, इस तरीके से सर्कल बनता है। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी। अब उसका लोकस बताना जो बी ए और बी सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो आप इस एंगल का बाइसेक्टर करते हैं, ये होता है इसमें। तो बड़ी खिचड़ी सी पक जाती है इसमें, लेकिन क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से ही करना होता है इसमें। ओके, तो इसमें फिर हम इसमें हमें डिफाइन भी करना होता है कि भाई कौन किसका लोकस है। ओके, तो यही करना था इसमें हमें लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा 10th का थर्ड पार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। तो इसको आप देख सकते हो कि भाई आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो आपको अब क्या करना है, देखो अब तो एग्जाम हमारे हो गए हैं, बायो का एग्जाम रह गया आपका, बायो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मोस्टली बच्चे, और इसकी वजह से इसको देखा भी नहीं होगा मोस्टली बच्चों ने, ठीक है। तो आप जब कभी भी इसको देख रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना होंगे भी हमारी ये मिस्टेक हो गई है। अब मिस्टेक हमें सिखाती है कि भी आगे हम ऐसी मिस्टेक ना करें। तो आपकी जो भी मिस्टेक हुई है ना उनको याद रखें और आने वाले नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में आप उसको फॉलो करें, तो आपको उससे इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ये फर्स्ट एग्जाम था हमारी लाइफ का, क्योंकि सबसे छोटा एग्जाम हमारी लाइफ में यही होता है। अभी 10th में हम सबसे फर्स्ट एग्जाम देते हैं, जो हम क्या करते हैं बोर्ड लेवल पर देते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इसलिए अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुई तो परेशान ना हो, उसको आगे ना होने दें, ये बस आपको मन में रखना है। तो मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।